एक रियलिटी शो था जिसका नाम था द वॉइस ऑफ इंडिया। उसके टीवी राउंड के ऑडिशन के लिए मैं और मेरे पापा जा रहे थे और उस टाइम पर मेरे पापा मुझे उस ऑडिशन के लिए छोड़ के आते वक्त उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फिर आसपास से सुनने को मिला कि ये सारा कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी वजह से वो वहाँ गए। जिस एरिया में मैं रहता हूँ, हरियाणा जैसे सिटी में, शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ पर डांसर्स को नचनिया भांड और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। फिर आया इंडियाज़ गॉट टैलेंट। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आई वॉज द कंटेस्टेंट और वहाँ पर मेरा सामना हुआ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस किरण खेर के साथ। तो आज की शाम आपके नाम। आज आप जो हमारे गेस्ट से मिलेंगे ना, वो कोई छोटे मोटे गेस्ट नहीं है। हमारे दिल्ली एनसीआर के सबसे बेस्ट मेल बेली डांसर, जिनका नाम दूर दूर तक इंडिया में जाता है। मुंबई जैसे शहरों में उनको लोग स्पेशली इनवाइट करते हैं। इंडिया गॉट टैलेंट में उनकी खुद की एक अपनी परफॉर्मेंस है। उनकी अभी एक पीछे मूवी आ रही है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसमें उन्होंने रोल भी किया है। सो आज जो हम मिलवाने वाले हैं ना, वो कोई मामूली तो नहीं है, बट वो एक ऐसे भी इंसान है जो हम जैसे ही हैं और हम जैसे लोगों के लिए आगे आने के लिए बहुत सी चीजें कर रहे हैं। तो मिलते हैं राहुल जी से। हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल गुप्ता और मेरे को लोग राहुल बेली डांस के नाम से भी जानते हैं बिकॉज़ राहुल गुप्ता मेरा असली नाम है, लेकिन मेरा करियर में जो मेरा नाम बना है वो राहुल बेली डांस की वजह से मेरा नाम बना है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे लाइफ में बेली डांस आया और मैंने उसको अपना करियर का एक पार्ट बनाया और उसने मुझे इतना सारा प्यार और नाम दिया जिससे कि मैं आज उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सो माई जर्नी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल जर्नी रही है मेरी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप उस जर्नी में आगे बढ़ते रहें और हार ना माने तो आपको कामयाबी एक दिन ज़रूर हासिल होगी। और एक कहावत है कि जहाँ पे जो रास्ता सीधा होगा स्पीड ब्रेकर्स वहीं आते हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से रहा पूरा सफ़र। सो मतलब कैसे आपने ये स्टार्ट किया? क्या आपको पहले से लगता था कि आप इसी चीज के लिए बने हैं? आपके एक बार सफर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी सफ़र की शुरुआत एक्चुअली डांस से कम सिंगिंग से ज़्यादा शुरू हुई और जब सिंगिंग से शुरू हुई मेरे घर वाले बड़े खुश थे कि हाँ सिंगिंग कर रहा है, ठीक है, लड़का है, सिंगिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक मोड़ आया मेरे लाइफ में जिसने पूरा का पूरा मेरा जीवन चेंज करके रख दिया। एक रियलिटी शो था जिसका नाम था द वॉइस ऑफ इंडिया। उसके टीवी राउंड के ऑडिशन के लिए मैं और मेरे पापा जा रहे थे और उस टाइम पर मेरे पापा मुझे उस ऑडिशन के लिए छोड़ के आते वक्त उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हॉस्पिटलाइज़ हो गए थे और मैं वहाँ से ऑडिशन छोड़ के, टीवी राउंड छोड़ के अपना फिर उनके पास गया। अगर मैं शायद नहीं जाता तो उनकी बॉडी को शायद लावारिस घोषित कर दिया जाता। तो इसीलिए मैंने अपना वो टीवी राउंड छोड़ा और अपने पापा के पास गया। फिर उसके बाद जब चीज़ें ठीक हुईं और फिर आस-पास से सुनने को मिला कि ये सारा कुछ सिर्फ़ आपकी वजह से हुआ, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी वजह से वो वहाँ गए। और फिर उसके बाद ये सब कुछ इतना मेरे दिमाग में ट्रिगर करने के बाद मैंने फिर तय किया कि मैं इस प्रोफ़ेशन को छोड़ कर के कुछ इसी से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रोफ़ेशन करता हूँ जो शायद मेरे घरवालों को कभी प्राउड फ़ील कराएगा। लेकिन शायद मैं उस टाइम पर भी गलत रहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शायद उनको प्राउड फ़ील करा पाऊँ, लेकिन नहीं, उनको नहीं लगा ऐसा कि मैं शायद उनकी प्राउड फ़ील करा पा रहा हूँ। तो जब मैंने शुरू किया डांस तो मेरी मम्मी मेरी पहली गुरु। कहते हैं ना, माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है और मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाना शुरू किया। सिखाते-सिखाते फिर उन्होंने बोला कि अब मेरी शिक्षा तुम्हारी तरफ से ख़त्म हो चुकी है, अब आप अच्छे गुरुज़ के पास जाइए। तो उन्होंने मुझे अच्छे गुरुज़ के पास भेजना शुरू किया, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई सीखने की। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया फिर घरवाले बोलते गए कि हम लोग नहीं कर पाएँगे, आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं उठा पाएँगे हम आपका। तो मुझे बहुत ही टेंशन हो गई कि मैं आगे और अपने जर्नी को कैसे परस्यू करूँ एज़ एन आर्टिस्ट। तो मैंने क्या किया, अपने ही स्कूल में पहली जॉब की, जो कि मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ 3500 सैलरी थी। उस सैलरी में मैं कोशिश करता था कि मेरा सीखने का फ़ीस भी जाए और मैं आगे चीज़ों को परस्यू भी कर पाऊँ। तो फिर मैं घर-घर जाके सिखाने लगा और मुझे ज़रूरत पड़ने लगी पैसों की। मैंने बोला घरवालों को मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो सबसे बड़ा उनके दिमाग में ये लगा कि पढ़ाई क्यों नहीं करनी?
तो मैंने बोला पढ़ाई में मुझे लगता है कि मैं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाऊँगा जो मुकाम शायद आप सोच रहे हैं। मुझे आप किसी और चीज़ में हेल्प कीजिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएँगे, वी कैन नॉट डू इट। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो भई हाथ-पैर चलाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो घर-घर जाके बच्चों को सिखाया, वहाँ से पैसे कलेक्ट किए, फिर वहाँ से खुद सीखा। फिर उसके बाद बहुत सारे डांस फॉर्म सीखने के बाद भी फिर मेरे मन में एक कसक रहती थी कि मैं कुछ ऐसा सीखूँ जो मेरे मेरे शरीर से रिलेट करे, अपने आप से रिलेट करे, ऐसा डांस फॉर्म। फिर मैंने पहली बार टीवी में देखा मेहर मलिक, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ही मैंने देखा मेहर मलिक। उनको देख कर के जो मेरे दिमाग में बात आई कि अब फाइनली हमारे इंडिया में कोई एक ऐसी डांसर है जो प्रॉपरली बेली डांस सिखा सकती है, तो शी इज़ दैट ओनली। तो मैंने उनके पास जाना शुरू किया और मैंने सीखना शुरू किया और उस स्कूल का नाम था बंजारा स्कूल ऑफ डांस। तो बंजारा स्कूल ऑफ डांस से मेरी बेली डांस जर्नी शुरू हुई और उस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सहा भी, बिकॉज़ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, हरियाणा जैसे सिटी में, शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ पर डांसर्स को नचनिया, भांड और पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। तो लोगों के लिए मुझे इस अवतार में देखना कि मैं स्कर्ट पहन के और क्रॉप टॉप पहन के डांस कर रहा हूँ, वो उनको कहीं न कहीं गँवारा नहीं हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें हुई, होने के बाद फिर आया इंडियाज़ गॉट टैलेंट। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आई वाज़ द कंटेस्टेंट और वहाँ पर मेरा सामना हुआ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस किरण खेर के साथ। किरण खेर एक ऐसी एक्ट्रेस है जो शायद आई थिंक होमोफोबिक आर्टिस्ट है। मैं कह सकता हूँ प्राउडली कि शी इज़ वेरी होमोफोबिक, कि उनको ऐसा लगता है कि लड़का है तो सिर्फ लड़के वाली ही चीज़ें करेगा। तो उन्होंने मेरे पापा के मन में ऐसी बातें बैठा दी कि मेरे पापा ने वहाँ पे तो सुना ही सुना, लेकिन घर पे आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं रख सकते? क्या रीज़न है? तो उन्होंने बोला कि इतने बड़े टेलीविज़न शो में जाने के बाद मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ा जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू, तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। तो मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तो उसके टाइम पर मेरे पास एक टीचर थे, मेरे टीचर जिनका नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। उन्होंने अपने साथ मुझे रखा और मुझे दूसरा चांस दिया लाइफ़ में ग्रो करने का एज़ अ बेली डांस आर्टिस्ट। मैंने और सीखना और काम करना और भी कामयाब होना सोचा कि मैं हो जाऊँ और होकर के कुछ ऐसा करूँ कि शायद मेरे घरवाले मुझे प्राउड फ़ील करें और मुझे वापस से बुलाएँ। बहुत समय निकल गया, निकलने के बाद मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत कॉम्पिटिशन्स किए, बहुत ही स्ट्रगल किया और वो स्ट्रगल मामूली स्ट्रगल नहीं था, बिकॉज़ जो लोग मेरे साथ सीखते थे, जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, वही मुझे बुली करते थे। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो बुली करके चुप रह जाता था। मैं उन आर्टिस्ट में से हूँ जो मुझे 1 सुनाता था तो मैं 2 सुना के आता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं चुप रह गया, तो शायद उनको और भी सहारा मिल जाए आगे मुझे बोलने का। तो मैं चलता रहा ये पूरा सफ़र ऐसे ही, लेकिन मैं रुका नहीं और घरवालों की बहुत याद भी आती थी कि काश वो बुला ले। बट उस टाइम पर मैंने इंडियन लेवल पे एक शो किया था, नेशनल लेवल पे एक शो किया था, जिसमें कि मुझे खिताब मिला हरियाणाज़ फर्स्ट मेल बेली डांसर का खिताब। तो उस टाइम पर मुझे अपने ऊपर भरोसा होने लगा कि राहुल, तुम जो कर रहे हो ना शायद वो लोगों के लिए सही नहीं है, लेकिन जिस विषय से तुम वो करना चाहते हो, शायद वो विषय बहुत बहुत ही मीनिंगफुल है। तो मैंने और मेहनत करना शुरू किया। उसके बाद मेरे घरवालों ने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने वो सारा प्यार दिया। फिर मुझे समझ में आया कुछ दिनों बाद कि घरवाले गलत नहीं थे। उनको आस-पास से ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी, जिस वजह से उनका भी दिमाग मैनिपुलेट हो जाता था उन लोगों की वजह से, जिससे कि उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया और ये सारी चीज़ें हुई। बट नाउ माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल, वेरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कहते हैं ना कि एक पल को आपका हर कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन परिवार कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और आज मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ और सारी चीज़ें काफ़ी बहुत अच्छे से चल रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ और उनके साथ और उनके लिए इतना बेस्ट करूँ कि शायद उनको कभी वो चीज़ का रिग्रेट ना हो जो पीछे उनके साथ हुआ। ये सारी चीज़ें रही और बहुत कठिन जर्नी थी। तो आपको सबसे ज़्यादा इस सफ़र में जो मुकाबला करना पड़ा, वो अपने अगेंस्ट जो आस-पास के लोग हैं, उन्होंने आपको बोला लेकिन आप रुके नहीं। अब जब आप रुके नहीं तो आप चलते गए। तो आपने अपने बेस्ट से बेस्ट शो कौन-कौन से किए हैं, एक बार ज़रा बताएँ? बेस्ट से बेस्ट शो मैंने डांस दीवाने सीज़न 1 किया, फिर उसके बाद मैंने और भी रियलिटी शोज़ किए जहाँ पर मुझे कामयाबी मिली ही नहीं। आई गॉट रिजेक्टेड फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में भी। फिर भी मैंने कोशिश किया कि चलो देते हैं, बेस्ट देते हैं अपना।
लेकिन मुझे पता चला कि रियलिटी शोज वालों को ऑथेंटिक डांसर्स, प्योर आर्ट नहीं चाहिए, उनको चाहिए बॉलीवुड तड़का मसाला, सेक्सीनेस, हॉटनेस, वल्गरनेस। तो मुझे लगा कि ये शायद ये स्पेस मेरे लिए नहीं है, बिकॉज काइंड ऑफ आर्टिस्ट आई एम, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो जड़ से निकल के फल आता है ना, उस फल का स्वाद अलग होता है, और जो एक फल आर्टिफिशियल है उसका स्वाद नहीं होता है, और क्या पता आपको खाने से बीमारी भी हो जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब किसी रियलिटी शो में नहीं जाना है। फिर उसके बाद मैंने स्टेज शोज करने शुरू किए, ऑडिटोरियम परफॉर्मेंसेज शुरू किए, मैंने वर्कशॉप्स देना शुरू किया, फिर उसके बाद सिखाना शुरू किया। सिखाने के बाद फिर मुझे पता चला कि मेरे सिखाने का तरीका लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। पहले तो रिजेक्शन मिले ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी लड़की अगर सीखने आती थी वो सीधा ये बोलती थी, आप मेल हो क्या, हम कंफर्टेबल हो पाएंगे? मैंने बोला ये आर्ट फॉर्म की बात है, और एक बेली डांस एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें जेंडर, साइज और आपका मेंटालिटी नहीं देखा जाता। उसमें देखा जाता है तो सिर्फ आपकी फितरत की और आपका जुनून और आपकी हार्डवर्क कि आप कितना करते हैं। ये सारा कुछ होने के बाद आसपास के लोगों ने तो काफ़ी बोला ही बोला, शोज़ मैंने काफ़ी किए और अभी भी मैं कर ही रहा हूँ। फिर मुझे पैसों की दिक्कत फिर से होने लगी, इसलिए आई स्टार्ट परफॉर्मिंग इन गिग्स। गिग्स एक ऐसा वर्ड जिसको इंडिया बहुत गलत मानता था, क्लब में परफॉर्म करना। मैं भी गलत सोचता था, लेकिन मैंने एक बार ट्राई किया, फिर मुझे वो इतना पसंद आया, और फाइनेंशियली वाइज भी, और ऑडियंस भी मुझे इतने अच्छे मिले, ऑर्गेनाइजर्स भी मुझे इतने अच्छे मिले, और आज मैं पार्टीज़ और गिग्स में परफॉर्म करता हूँ। और वो उस गिग्स में मुझे बहुत अच्छे ऑडियंस, इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार। लोगों ने मुझे कहा कि क्लब में परफॉर्म करना सिर्फ एक बहुत गलत नज़रिए से लोग देखते हैं आपको, आप उसमें आपके साथ गलत होता है। मैं लेकिन सभी आर्टिस्ट को ये कहूँगा, नहीं, आपको जो मौका मिलता है आप उन सभी मौक़ों को ग्रैब कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़िए मत, क्योंकि आज शायद आपने कोई अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दी तो कल आपको उस चीज़ के लिए रिग्रेट हो सकता है। सो कीजिए, कीजिए, कीजिए और करते रहिए, रुकिए मत। ये मेरा कहना है आप सभी से। सो ये जो चीजें हैं ना, बहुत से लोग करना चाहते हैं, जैसे फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, आसपास के लोग क्या कहेंगे, तो ये क्या चीज है, ये क्यों रुक जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आसपास के लोगों को ज़्यादा ध्यान में रख के रुक जाते हैं, और मैं इन सभी से ये कहूँगा कि कभी भी आसपास के लोगों के बारे में मत सुनिए, बिकॉज़ वो आपका बिल नहीं पे कर रहे हैं, ना वो आपको पाल रहे हैं। आप खुद के मालिक हैं, आप खुद के हिसाब से चलिए, आप खुद के राजा हैं और आप खुद के महल में रहते हैं। और हमेशा अपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है कभी भी, सीधा चलते रहिए, राह अपने आप बनेगी। कांटे ज़रूर होंगे रास्तों में, लेकिन वो कांटे भी आपको देख के साइड हो जाएँगे। इसीलिए अपने टीचर्स, अपने ऐसे फ्रेंड्स जो आपको हमेशा सपोर्ट करें, इवन अपने पेरेंट्स, कभी भी इनका अनादर ना करें, इनके साथ रहें, इनके साथ चलें, और इनका हमेशा शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने आपको मौका दिया। और शायद उन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिन्होंने हमें कोसा है, जिन्होंने हमें तिरस्कार भरे नज़रों से देखा है, क्योंकि शायद अगर आज वो हमें इस तरीके से ना बोलते और ना सताते तो शायद आज हम इस मुकाम पे ना होते। तो इसीलिए डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, डू नॉट लुक बैक। दिस इज माय सजेशन टू ईच एंड एवरी न्यू कमर्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट फॉर्म्स। यस। जब जैसे किसी शादी में जाते हैं, बैंड बाजे वाले होते हैं, वो एक यूनिफॉर्म पहने रखते हैं राजा जैसी, जब कोई नहीं बोलेगा कि ये गलत है, बट एक लड़का कुछ सिखा रहा है तो लड़की जैसे कपड़े पहन रहा है, एक लड़की सिखा रही है तो वो लड़कों जैसे कपड़े पहन, ये मेंटेलिटी क्यों आ जाती है? ये मेंटेलिटी इसलिए है बिकॉज शुरू से हमारे आसपास के लोगों ने डाल दिया है लोगों के दिमाग में कि ये लड़का है तो यही चीज़ कर सकता है, ये लड़की है तो यही चीज़ कर सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो लड़की वाले कपड़े जब वो बन रहे थे, वो धागों से जब बन रहे थे और बन के एक कपड़ा क्लोथ बन के निकला, तो क्या उसने सोचा था कि मैं ये लड़की के लिए बन रहा हूँ और ये लड़कों के लिए बन रहा हूँ? तो जब उस धागे ने कोई अंतर नहीं समझा, तो ये लोग कौन होते हैं ये डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि ये लड़की के लिए है और ये लड़कों के लिए है। और ऐसे एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। मेरी सिस्टर की शादी थी 2019 में। यस, 2019 दिसंबर 5 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम पे मेरी सिस्टर की शादी थी और मैं डांस कर रहा था एज ए जेंडर फ्लूइड आर्टिस्ट और एज ए फैशन डिजाइनिंग आर्टिस्ट। तो मैं ये सोचता हूँ कि अपने आप को कैसा बेटर और इम्प्रेसिव दिखाना है इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो आई ड्रेस अप लाइक डिजाइनर और आर्टिस्ट और बेली डांस आर्टिस्ट। तो मेरे मामा, यस मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मेरे मामा, सो उन्होंने मुझे देखा और मैं डीजे पे डांस कर रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स सिस्टर की शादी है, खुशी की बात है, तो डांस करना क्या गलत है। तो मैं डांस कर रहा था, वो आते हैं और मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं
छोटी बहन की शादी और बड़ा भाई देखो डांस कर रहा है, पता नहीं चल रहा है लड़का है या लड़की है। फिर ना मेरे पेरेंट्स ने उनको जवाब दिया, ना मैंने उनको जवाब दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो चुप्पी आज उनके मुंह पे तमाचा है। आज वही मामा मेरे वीडियोस को ऐसे स्क्रॉल कर करके देखते हैं, उनकी फैमिली मेरे वीडियोस को लाइक करती है, कमेंट्स करती है। सो कहते हैं कभी कभी चुप रहना भी बहुत जरूरी हो जाता है, और कपड़े आपको कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। शरीर तो हमारा वही है ना जो हम दिखा रहे हैं, जो भगवान ने हमें दिया है। तो इसीलिए कपड़े जो भी आपका मन करे पहनिए, बिकॉज और हम आर्टिस्ट को तो ये रहता है कि अगर हमें कोई कैरेक्टर मिला है, चाहे वो किसी श्रीदेवी का कैरेक्टर है या फिर माधुरी जी का कैरेक्टर है, और अगर किसी लड़के को मिल जाए तो हम आर्टिस्ट तो यही कोशिश करते हैं कि वो कैरेक्टर इतना 100% जाए कि लोग इतने खुश हो जाए और आगे हमारे लिए अपलॉज करना ना रोके। तो इसीलिए कपड़े आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। जस्ट गो विद द फ्लो एंड बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ द वे यू आर। अपने आप से प्यार कीजिए, बिकॉज जब आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करेंगे तो आप लोगों से कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि वो हमें प्यार करेंगे। तो इसीलिए पहले आप खुद अपने आप से प्यार कीजिए, फिर लोग आपको अपनाएंगे और आपसे प्यार करेंगे। ये मेरा आप सभी से कहना है। तो जैसे बाहर में जो जॉब करते हैं, जैसे आपने बताया जो आर्टिस्ट है वो, लेकिन लोग उन्हें उन निगाहों से नहीं देखते। हाँ, तो वो उन निगाहों से इसलिए नहीं देखते बिकॉज शुरू से ही यही दिखाया गया है हमें टीवी पे, और ये बताया गया है हमें, हमारे कानों में बोलते थे लोग कि ऐसे ऐसे होता है, वैसे ऐसे होता है, मत जाओ। लेकिन नहीं, मैंने जब ये शुरू किया मैंने देखा सब कुछ बहुत क्लीन्ड है, बहुत क्लीन्ड। और अगर आपके मन में श्रद्धा है और आप एक सच्चे आर्टिस्ट हैं तो आप कभी भी उस गलत कुएं में नहीं गिर सकते। मुझे कई लोगों ने कई बार फोर्स किया है कि आप ड्रिंक कर लो, आप स्मोक कर लो, और कई मेरे फेलो आर्टिस्ट ने मुझे बोला है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, आप रात रात भर परफॉर्मेंस कर लेते हैं बिना रुके, बिना ब्रेक के। मैंने बोला मैंने शुरू से आर्ट को अपना भगवान माना है, शुरू से अपने आर्ट को अपना समय दिया है, अपना हार्डवर्क दिया है, तो वो हार्डवर्क मुझे अब पे ऑफ कर रहा है, तो मुझे उसका आदर करना चाहिए, ऐसे निरादर नहीं। तो इसीलिए क्लब में जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो सारी रिस्पेक्टफुल होती हैं। तो हमें अपने दिमाग से ये निकालना है, स्टेज चाहे कोई भी हो, ऑडियंस चाहे कैसी भी हो, हमें सिर्फ अपनी कला को प्रदर्शित करना है। जितना हम अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने कला की तरफ सम्मान, प्यार और अभिमान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ गर्व ज़रूर महसूस करा पाएंगे अपने आसपास के लोगों को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को। तो आप किस भगवान को मानते हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मैं नटराज भगवान को मानता हूँ, क्योंकि वो हमारे डांस के देवता हैं, मैं उनको सबसे ज़्यादा मानता हूँ। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स, एंड सेकंड एंड देन थर्ड मैं अपने गुरुज, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है विदाउट टीचर लाइफ हैज़ नो क्लास। अगर आपके लाइफ में कोई टीचर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप लंबे रेस के घोड़े हो। आप मे बी एक समय तक दौड़ पाओगे, लेकिन थकने के बाद आपको सहारा कौन देगा? इसीलिए टीचर्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम थैंकफुल टू माई ऑल द टीचर्स एंड ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सहारा दिया, ऑल द टीचर्स। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल कि इतना नॉलेज, इतना ज्ञान और इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए कि मैं आज आप लोगों की बदौलत यहाँ पर खड़ा हूँ। लाइफ के सपोर्टर्स कौन होते हैं? लाइफ के सपोर्टर्स वही होते हैं जो आपको समझते हैं, आपके मन से समझते हैं आपको, और जो आपको शुरू से जान रहे हैं, जो आपकी शुरू से जर्नी को देखते हैं, आपकी कठिनाइयों को देखते हैं, देख करके आपको समझते हैं, वो आई थिंक हमारे सच्चे सपोर्टर्स होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। तो मतलब आपके जो सपोर्टर्स हैं, आप उनको सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सपोर्टर्स को सबसे पहले तो एक प्यार भरा हक देना चाहूँगा, गले लगना चाहूँगा उन सभी से कि आप सभी के प्यार से मैं इतने आगे तक बढ़ पाया, और आगे भी बढ़ता रहूँगा। आप सभी को बहुत प्राउड फील कराता रहूँगा। मेरे सपोर्टर्स मेरे फ्रेंड्स रहे, मेरे टीचर्स रहे, मेरे पेरेंट्स भी रहे, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी रहे, जिनको मैंने सिखाया उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया। और कई स्टूडेंट्स मेरे तो ऐसे भी हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर यू आर माई इंस्पिरेशन। जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर मैंने कुछ ऐसा किया है जिसने उनके दिल में घर कर लिया है। तो यस, ये सारे जो होते हैं हमारे सपोर्टर्स होते हैं हमेशा, और इनका हमेशा हमें सम्मान आदर करते रहना चाहिए। तो एक 2 लाइनों में बता दीजिए कि एक सच्चा आर्टिस्ट कौन होता है? एक सच्चा आर्टिस्ट वही होता है जो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के बिल्कुल उसकी तरफ चलता रहे और अपनी मेहनत को रोके ना, हार ना माने।
वही एक सच्चा आर्टिस्ट है, और अपने ऊपर विश्वास करते रहे बस। अगर आपने 3-4 चीज़ों को ध्यान में रख लिया, तो आपको एक सच्चा कलाकार होने से ब्रह्मांड का कोई भी इंसान, इवन भगवान भी आपको ऊपर से आशीर्वाद देंगे, कभी रोकेंगे नहीं और कहेंगे कि गो विद द फ्लो, आपका मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप आगे बढ़ते रहिए। तो इसीलिए ये आर्टिस्ट इसी तरीके से बनते हैं, और यही एक आर्टिस्ट का जर्नी होता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और ज़्यादा कहानियाँ देखने के लिए टीवीटी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही इंस्पिरेशन भरी जर्नी जो लोगों के साथ जो लोग कारवां बना रहे हैं उनसे जुड़े और हमें फॉलो करें। देखें कि सफ़र का लोग जो आनंद ले रहे हैं, जो कहते हैं ना तकलीफ है ज़िंदगी में, उनकी तकलीफें कुछ नहीं, जो तकलीफों का सामना करके आगे आए हैं उनसे मिलिए, राहुल जी से सीखिए। तो राहुल जी, एक बार आप प्यारा सा एक चीज़ बताइए कि लोग रुक क्यों जाते हैं? लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हम सच में ऐसे हैं जैसा लोग बोल रहे हैं। नहीं, आप वैसे नहीं हैं। आप वैसे हैं जैसा आपको भगवान ने बनाया है, और आप वैसे हैं जैसा आप सोच रहे हैं। जैसा लोग सोच रहे हैं वैसा आप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप रुक जाते हैं। तो इसलिए जैसा लोग बोल रहे हैं वैसा मत सुनिए, अपने आप का सुनिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ आज की शाम आपके नाम में हम टीवीटी पॉडकास्ट से शुक्रिया अदा करते हैं राहुल जी का, कि राहुल जी ने यहाँ के अपना टाइम दिया और इतनी अच्छी अपनी जर्नी के बारे में बताया। और ऐसी और भी जर्नी है जो लोग इतना लाइफ में स्ट्रगल करते हैं लेकिन आगे नहीं आ पाते किसी कारणवश, बस रुको मत, अपना कारवां आगे तक बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।